मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में एसेंशियल ऑफ मैरिज के पार्ट 2 में कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाह को सिविल संविदा के सदृश माना जाता है और संविदा तभी विधिमान्य होती है जब वह सक्षम पक्षकारों के मध्य की गई होती है। तो यदि हम निकाह के लिए सक्षमता या सामर्थ्य कैपेसिटी की बात करें तो इस पर भी हम 2 भागों में चर्चा कर सकते हैं। एक तो पक्षकारों की सक्षमता और दूसरे है संरक्षक गार्जियन की सक्षमता। पक्षकारों की सामर्थ्य की बात करें तो पक्षकार वयस्क और स्वशिक्षित होने चाहिए, लेकिन संविदा विधि से उलट निकाह के लिए जो वयस्कता है वह बुलुग अवस्था मानी जाती है। जिस तरह से हिंदू सोसाइटी ने मानव जीवन को 4 भागों में विभक्त किया है, जिन पर 4 आश्रम बने हैं, उसी तरह मुस्लिम विधि मनुष्य के शुरुआती जीवन को 3 भागों में बांटती है, जिनमें पहली अवस्था सगीर अवस्था कहलाती है, जो जन्म के पश्चात 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कही जाती है। 7 वर्ष से 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने की अवस्था को शरीरी अवस्था कहते हैं और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात बुलुग अवस्था मानी जाती है। तो मुस्लिम विधि में यह प्रावधान है कि सगीर अवस्था में अर्थात 7 वर्ष तक के आयु के बच्चे का विवाह वर्जित है, प्रतिबंधित है, अन्यथा वह विवाह शून्य विवाह माना जाता है। इसके पश्चात 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 15 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक उस बच्चे को अवयस्क माना जाएगा और उसको विवाह करने का अधिकार स्वयं को नहीं होगा, उसके संरक्षक को प्राप्त होगा। और अगर वह व्यक्ति 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अपना निकाह स्वयं पढ़ने में सक्षम माना जाता है। दूसरा स्वशिक्षितता। तो स्वशिक्षितता की यदि हम बात करें तो निकाह का अपने जीवन पर, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझने में वह व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। निकाह होने के पश्चात जो सामाजिक परिवर्तन है, जो संबंधों में परिवर्तन है, वह और उसका प्रभाव अपने जीवन पर पड़ने को समझने में सक्षम होना चाहिए, तो वह स्वशिक्षित व्यक्ति माना जाता है। अब यदि हम बात करें कि वह व्यक्ति वयस्क अर्थात बुलुग अवस्था प्राप्त या स्वशिक्षित नहीं है, तो उसकी ओर से इजब और कबूल करने का अधिकार उसके संरक्षक को होता है। संरक्षक की यदि जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम विधि में 3 तरह की संरक्षकता मानी जाती है। एक को हम कहते हैं जबर, एक को कहते हैं वली और एक को कहते हैं हिजानत। वली या वलायत ये सामान्य तरह की संरक्षकता है जो पिता को प्राप्त होती है।
हिजानत जो है वह व्यक्ति के अवयस्क के शरीर पर कंट्रोल करने के अधिकार को कहा जाता है, और जबर जो है वह उस अवयस्क के विवाह करने के अधिकार को कहा जाता है। तो मुस्लिम विधि के अनुसार वली या हिजानत प्राप्त व्यक्ति संरक्षक तो हो सकता है, लेकिन वह जबर यदि नहीं है तो उसे विवाह करने का अधिकार नहीं होगा। अब यदि हम बात करें कि मुस्लिम विधि में अवयस्क का विवाह करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो यह सुन्नी और शिया विधि में अलग अलग है। सुन्नी विधि की यदि हम बात करें तो ये अधिकार 5 वर्गों में बांटा गया है, जो क्रमशः हैं। सबसे पहला अधिकार पिता को होता है। अगर पिता नहीं है तो पिता के पिता अर्थात दादा, पितामह, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर का हो, पितामह, पर पितामह, पर पितामह, अगर वह भी नहीं है तो फिर पैतृक नातेदार, जिसमें पहले भाई, फिर भाई का पुत्र, फिर चाचा का पुत्र आदि क्रमशः आते हैं। अगर ये पहले तीनों नहीं हैं अर्थात ये सपिंड नातेदार नहीं हैं तो फिर माता का अधिकार है, और अगर माता भी नहीं है तो फिर मातृ संबंधी अर्थात नाना, मामा, मौसा, मौसी, ये जो हैं मातृ संबंधी, इनको विवाह करने का अधिकार होता है। लेकिन ये अधिकार सीरियली है। पहला यदि व्यक्ति है, अगर पिता मौजूद है तो अन्य किसी को भी विवाह करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। पिता नहीं है तो फिर दादा का सबसे पहला अधिकार है, अन्य किसी भी संबंधी का नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें शिया विधि में, तो शिया विधि में केवल मात्र 2 ही व्यक्ति हैं जिनको जबर प्राप्त है। वह है पिता और पिता का पिता, अर्थात अवयस्क का विवाह उसका पिता अथवा उसके पिता का पिता, दादा, परदादा आदि ही कर सकते हैं। इनके अलावा किसी व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार नहीं है, और यह अधिकार भी क्रमशः प्राप्त है। पहले पिता का, फिर दादा का, फिर परदादा का, इस तरह सो ऑन। अब यदि हम बात करें केस लॉ की, तो एक महत्वपूर्ण केस है अब्दुल अहमद बनाम शाह बेगम 1997 का जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णीत मामला है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा विवाह संपन्न कर दिया गया जो संरक्षक तो था लेकिन जबर नहीं था, अर्थात पिता के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह संपन्न कर दिया गया, जबकि उसका वैध संरक्षक जबर जिसको प्राप्त था वो मौजूद था। तो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह विवाह शून्य है। अगर उचित संरक्षक ने विवाह नहीं किया तो वह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। अब यदि हम बात करें कि यदि अवयस्क का विवाह संपन्न कर दिया गया है तो क्या वह विवाह उस अवयस्क पर बाध्यकारी होता है, तो इसके लिए मुस्लिम विधि में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ख्यार उल बुलुग या वयस्कता के विकल्प नामक एक हथियार या उपचार उस अवयस्क को प्राप्त होता है। नाम से जाहिर है, ख्यार उल बुलुग, बुलुग अवस्था प्राप्त करते ही, वयस्क अवस्था प्राप्त करते ही उसको एक विकल्प प्राप्त हो जाता है कि वह अपने विवाह को कैरी ऑन करना चाहता है या उस विवाह को खंडित करके उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। अब यदि इस विषय पर अधिकार की बात करें तो मुस्लिम विधि में यह पुरुष और स्त्री को अलग अलग खंडों में हम विभाजित करके देखते हैं। यदि हम बात करें मेल मेंबर की, पुरुष की या पति की, तो पति के लिए यह अधिकार 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो कि उसका विवाह किस संरक्षक ने किया है। अगर उसका विवाह
पिता या पिता के पिता ने किया है, संपन्न करवाया है, तो उसको विवाह को खंडित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। अर्थात केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही वह विवाह को खंडित कर सकता है। अगर विवाह उसके पिता या दादा या परदादा सो ऑन जो भी है उनमें से किसी ने किया है तो वह केवल 4 आधारों पर ही उस विवाह को खंडित कर सकता है, वयस्कता के विकल्प को इस्तेमाल कर सकता है। जब उसके पिता या पिता के पिता ने उपेक्षा बरती हो या कपट किया हो विवाह करने के लिए, जब उसका विवाह अस्वस्थ चित्त से करवा दिया गया हो, या उसका विवाह नपुंसक से करवा दिया गया हो, या उसका विवाह स्पष्ट है उसके लिए अहितकारी हो, तभी वह पुरुष वयस्कता प्राप्त करने पर 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस विवाह को खंडित कर सकता है। अब यदि हम बात करें पिता या पिता के अलावा अन्य किसी संरक्षक ने अगर विवाह संपन्न करवाया है तो उस अवयस्क को बुलुग अवस्था प्राप्त करते ही पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह अपनी इच्छा से स्वेच्छा से उस विवाह को खंडित भी कर सकता है और उस विवाह का अनुसमर्थन भी कर सकता है। अर्थात उसको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। अगर पिता या पिता के पिता ने करवाया है तो ही कारण बताना है जो उन 4 में से एक होना चाहिए, और अगर अन्य किसी संरक्षक ने करवाया है तो उसे कोई कारण बताए बिना उस विवाह को स्वेच्छा से खंडित या अनुसमर्थित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम बात करें स्त्री के लिए, तो स्त्री के लिए इस अधिकार को हम वर्ष के हिसाब से विभाजित कर सकते हैं। अर्थात 1939 से पूर्व, बिफोर 1939 की यदि हम बात करें तो स्त्री को वही अधिकार प्राप्त है जो पुरुष को प्राप्त है। अर्थात 1939 से पहले स्त्री को प्रथागत अधिकार प्राप्त था जो उपरोक्त अनुसार संरक्षक के आधार पर बांटा गया था। लेकिन यदि हम बात करें 1939 के पश्चात की, आफ्टर 1939, तो एक अधिनियम पारित हुआ जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, जिसको हम तलाक के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे भी। उसकी धारा 2(7) है, उसमें ये प्रावधान किया गया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुस्लिम स्त्री को आज विधिक अधिकार प्राप्त हो गया है। 1939 के बाद स्त्री का जो अधिकार है खैरुल बुलुग का, वह विधिक अधिकार है, जबकि पुरुष को जो अधिकार है वह आज भी प्रथागत अधिकार है, क्योंकि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम केवल मात्र मुस्लिम विवाहित स्त्री को ही अधिकार प्रदान करती है। इस अधिनियम की धारा 2(7) में 4 बातें स्त्री को साबित करनी है और वह इस वयस्कता के विकल्प का प्रयोग करके अपनी विवाह को खंडित कर सकती है, जिनमें सबसे पहली बात है कि उसका विवाह 15 वर्ष से पूर्व हुआ था और उसका विवाह पिता या अन्य संरक्षक जो भी है उसने संपन्न करवाया था। तीसरी बात, 15 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व उसने इस ऑप्शन का प्रयोग कर लिया था, अर्थात उस विवाह को खंडित कर दिया था। और अंतिम बात कि 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उसकी इच्छा से स्वेच्छा से विवाह में कोई पति पत्नी जैसा संबंध स्थापित नहीं हुआ है। तो ये 4 बातें साबित करके स्त्री ख्यारुल बुलुग का प्रयोग करके न्यायालय के माध्यम से विवाह विघटित करवा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि
मुस्लिम पुरुष को आज भी प्रथागत अधिकार है, स्त्री को विधिक अधिकार प्राप्त हो गया है क्योंकि अधिनियम बन गया है। लेकिन एक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर है कि मुस्लिम पुरुष आज भी बिना न्यायालय में गए केवल मात्र इस विकल्प का प्रयोग करके अपने विवाह को खंडित कर सकता है, उसे किसी न्यायालय की डिक्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्त्री वयस्कता के विकल्प का प्रयोग करती है तो इस प्रयोग करने के बाद भी उसको न्यायालय में जाना पड़ेगा और न्यायालय में उक्त 4 बातें साबित करके न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करनी होगी, तभी वह विवाह विघटित माना जाएगा, खंडित माना जाएगा। ये बात एक केस लॉ में भी निर्णित की गई थी। पीर मोहम्मद बनाम मध्य प्रदेश राज्य का निर्णय है जो 1960 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था और जिसमें ये कहा गया था कि स्त्री को उक्त आधार पर न्यायालय की डिक्री प्राप्त करना अनिवार्य है और अगर बिना डिक्री प्राप्त किए अगर स्त्री विवाह कर लेती है दूसरा, तो वह बाइगेमी द्विविवाह की दोषी होगी। तो ये एक सामान्य चर्चा हमने की मुस्लिम विवाह निकाह की आवश्यक शर्तों में दूसरे पार्ट पर, और जिसमें हमने ख्यार उल बुलुग ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पर भी बात की, जिस पर आपके मेन एग्जामिनेशन के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम इसी विवाह की आवश्यक शर्तों में अंतिम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।